अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आपको कहेंगे खुश आमदीद पाकिस्तान मॉर्निंग में। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम और नाजरीन, आज है 12 फरवरी और ये है ख़वातीन का कौमी दिन। पाकिस्तानी ख़वातीन जो कि हर मैदान में पेश हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं। कुछ आगाज़ में उनका तज़किरा अगर ना किया जाए, उन्हें खिराज तहसीन पेश ना किया जाए तो मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी होगी। तो इन पाकिस्तानी ख़वातीन का जिक्र करना आज के दिन नाज़रीन बहुत ही ज़रूरी है, जिन्होंने हाल ही में न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी वतन अज़ीज़ का नाम रोशन किया है और ये सिलसिला जारी व सारी है और ये बहुत ही खुशाइंद है। मुख्तलिफ़ ख़वातीन का अगर जिक्र किया जाए जो कि नुमायाँ किरदार अदा कर रही हैं, उसमें सर फ़हरिस्त तो हैं ACCA की पहली पाकिस्तानी सदर आलिया मजीद साहिबा, जो कि साल 2024 की सबसे बासर शख्सियात में शामिल हैं और बिलाशुबा इनमें सर फ़हरिस्त अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उन्हें यह एजाज़ हासिल है कि ये पहली पाकिस्तानी और जनूबी एशियाई खातून है जो एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स यानी कि ACCA की सदर मुंतखब हुई। और आलिया मजीद साहिबा 180 से ज़ायद ममालिक हैं जनाब, जिनमें 2,52,000 अरकान और ACCA के 5,26,000 मुस्तकबिल के जो अरकान होंगे उनकी भी सरबराही करेंगी। तो पहली पाकिस्तानी खातून हैं ये जो कि इस तरह से पाकिस्तान का इस फोरम पर किरदार अदा कर रही हैं, नुमाइंदगी कर रही हैं, यकीनी तौर पे काबिल सताइश है। इसी तरह से पाकिस्तान की पहली खातून एम्पायर सलीमा इम्तियाज़ साहिबा, उन्हें भी हम आज कैसे भूल सकते हैं। क्रिकेट के मैदान में ख़वातीन ने भी मर्दों के शाना बशाना अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो, ICC हो, इसके पैनल में भी शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली खातून एम्पायर हैं सलीमा इम्तियाज़ साहिबा। और पाकिस्तान की सलीमा इम्तियाज़ ये जिन्होंने पाकिस्तान की पहली 2024 की खातून है जिन्होंने सलाहियतों के अतराफ़ में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की डेवलपमेंट पैनल में शमूलियत इख्तियार की। तो हमारी तरफ से इनकी काविशों को भी खिराज तहसीन पेश किया जाता है। इसी तरह से पाकिस्तान वुमेन टीम्स की कप्तान है सना, फातिमा सना, जो कि बहुत ही छोटी उम्र में उभर कर सामने आए और उनको ये एजाज़ हासिल है कि वो कौमी टीम की अब तक की तमाम कप्तानों में सबसे कम उम्र तरीन कप्तान रहीं। और सिर्फ 22 साल की उम्र में फातिमा सना ने न सिर्फ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तानी की बल्कि अपनी जारहाना क़यादत और इक़दाम से कौमी टीम में नया जोश और बलबला भी पैदा किया है। तो ये बच्चियाँ, ये ख़वातीन, ये हमारे लिए, हमारी ख़वातीन के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी माओं के लिए मशअल राह हैं। और साल की बेहतरीन खातून का एजाज़ रहा डॉक्टर साइमा सलीम के नाम। कराची यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर साइमा सलीम को रूसी मरकज़ बराए साइंस और सकाफ़त की जानिब से विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सराहा जा रहा, इनकी सलाहियतों को, इनकी काविशों को इंटरनेशनल फोरम्स में भी इनकी रिकग्निशन का सिलसिला जारी है जनाब। और डॉक्टर AQ खान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग जामिया कराची की प्रोफेसर और तरक्की पजीर दुनिया के लिए साइंस में ख़वातीन की तंजीम की सेक्रेटरी पाकिस्तान नेशनल चैप्टर डॉक्टर साइमा सलीम ने विमेन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड अपने नाम किया और उन्हें ये अवार्ड ख़वातीन के आलमी दिन की तकरीब के मौके पर पेश किया गया। ये बहुत ज़रूरी है, एक्नॉलेजमेंट, इनकी सलाहियतों को मानना, उनकी तारीफ़ करना और उन्हें उजागर करना ताकि उससे मिसाल कायम हो सके और मशअल राह कायम हो सके, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से ताकतवर कारोबारी ख़वातीन की बात की जाए तो उसमें नुमाया नामों में एक नाम है शाज़िया सैयद साहिबा का। शाज़िया सैयद को मशरिक़ वुस्ता की 100 ताकतवर कारोबारी ख़वातीन के फहरिस्त में शामिल किया गया है और बैनुल-अक़वामी बिज़नेस मैगज़ीन है फोर्ब्स, जो कि आप सब जानते हैं, उससे वाकिफ़ हैं, मिडिल ईस्ट की 100 ताकतवर कारोबारी ख़वातीन की फहरिस्त की 2024 की जो लिस्ट थी, इसके मुताबिक शाइस्ता आसिफ चौथे नंबर की पोजीशन पर बराजमान है। तो ज़बरदस्त अचीवमेंट है, हमारी बेस्ट विशेज़ इनके साथ हैं। ये सिलसिला यूं ही जारी रहना चाहिए। और फोर्ब्स की मिडिल ईस्ट की 100 ताकतवर कारोबारी ख़वातीन की फहरिस्त के 2024 के मुताबिक शाज़िया सैयद ने वसी कॉरपोरेट तजुर्बे की फहरिस्त में 9वीं पोजीशन हासिल की है। तो ज़बरदस्त अचीवमेंट है। और शोबिज़ की दुनिया की अगर बात की जाए तो जनाब माहिरा खान को हम नहीं भूल सकते। बरतानवी पार्लियामेंट की जानिब से उनको अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान शोबिस की नामवर अदाकारा हैं माहिरा खान, जिनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए की जाने वाली काविशों को बरतानिया की पार्लियामेंट की जानिब से भी भरपूर पजीराई मिली और उन्हें सराहा गया है। और नवंबर में उन्हें बरतानवी पार्लियामेंट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। ये ख़बर हमने आपके साथ शेयर की थी। बहुत ही खुशाइंद ख़बर है, दिल खुश होता है जब इस तरह की ख़बरें सामने आती हैं। एक तरफ तो मसाइल बेशुमार हैं, मसाइल हर जगह होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन जब इस तरह की अचीवमेंट्स ख़वातीन की तरफ से आती हैं तो
खून बढ़ जाता है, दिल खुश हो जाता है। गुलकारों की फहरिस्त भी सामने है जनाब, और उसमें जो नुमाया नाम है हदीका कयानी का, उन्हें एजाज़ हासिल हुआ बरतानवी नशियाती इदारे BBC की जानिब से। साल 2024 की दुनिया भर की जो 62 ख़वातीन की फहरिस्त थी उसमें हदीका कयानी ने जगह बनाई, और पाकिस्तान की मशहूर म्यूज़िकल आइकन भी हैं वो। तो हमारी तरफ से उन्हें ढेरों मुबारकबाद इस अचीवमेंट पर, और वो दुनिया भर में अपनी मधुर आवाज़ और हमदर्दी के जज्बे के तहत दुखी इंसानियत के लिए की गई खिदमात की वजह से जानी जाती हैं। और जो उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए, ज़लज़ला मुतासरीन के लिए घर बनाए हैं, वो काम किए हैं जो हुकूमतों के करने के हैं, इंडिविजुअली इस आयरन लेडी ने किए हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर भी इनकी काविशों को सराहता हूँ। और जिस तरह से 2005 के ज़लज़ले में एक बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया था, आज वो जवान हो चुका है, अपने बच्चों की तरह उसकी देखभाल की और उसे नुमाया किरदार अदा करने में मदद फराहम की माशरे के अंदर, ये सारी काविशें काबिल सताइश हैं। फिर बारी आती है जनाब सबा कमर की, मारूफ अदाकारा हैं और पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक़ की सफ़ीर इन्हें मुकर्रर किया गया। और सबा कमर ने ये कहा कि मेरे लिए यूनिसेफ के मिशन का हिस्सा बनना बड़े एजाज़ की बात है, हमारे लिए भी एजाज़ की बात है जनाब। आपने जो ये अचीवमेंट हासिल की है, और जहाँ कहीं भी उनका ये कहना था कि मैं जाऊँगी, सब बच्चों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा मुश्तरका अज़्म है और इसकी हिमायत मैं करती रहूँगी। तो ये सारी वो ख़वातीन हैं, ये आयरन लेडीज़ हैं, वो दरख्शा सितारे हैं और पाकिस्तान की बेटियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और ये सिलसिला जारी और सारी है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन टॉप 5 स्टोरीज़ की तरफ। और अगर बात की जाए आज की हाइलाइट्स की, टॉप स्टोरीज़ की, तो सबसे पहले एक अफसोसनाक वाक़या है जिसका तज़किरा हमने कल भी किया था। एक और कश्ती हादसा तारकीन वतन को पेश आया है। इस बार ये हादसा हुआ है लीबिया में, और लीबिया कश्ती हादसे में 37 अफराद ज़िंदा भी बचे हैं। पाकिस्तान में कोहराम है क्योंकि अक्सरियत इस बार भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों की ही थी। क्या मुहर्रिकात हैं, कौन बच गया, कौन इस दुनिया से रुखसत हो गया, हुकूमती सतह पे क्या काविशें जारी हैं, इसके मुकम्मल सदेबाब के लिए इस पर जानने की कोशिश करेंगे, इस पर रोशनी डालेंगे। फिर बात होगी क्रिकेट की। दूसरी फाइनल्स टीम का फैसला नाज़रीन आज होगा। सामने की क्रिकेट सीरीज़ का तीसरा फैसला कुन मैच आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाना है जनाब। तो डू एंड डाई की सिचुएशन है, जो भी टीम जीतेगी वो 14 फरवरी को जनाब मद्दे मुकाबिल होगी फाइनल के अंदर न्यूजीलैंड के साथ, क्योंकि न्यूजीलैंड दोनों टीमों को पिछाड़ के फाइनल में जगह बना चुकी है। और अगर कहा जाए कि अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर चुकी है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी वार्म अप कर चुकी है, तो गलत नहीं होगा। तो जानने की कोशिश करेंगे क्या हिकमत अमली होगी पाकिस्तान की आज के मैच में। फिर बात होगी ट्रंप के नए टैरिफ की धमकियों के बाद आलमी मंडी में सोना रिकॉर्ड सतह पर महंगा हो गया है। तो सोना जो है वो कहीं ठहर नहीं रहा, और ख़वातीन को सोना सोने नहीं दे रहा, क्योंकि उसके रेट जो हैं वो आसमानों पर पहुंच चुके हैं। कहाँ पे ब्रेक लगेगी ये जानने की कोशिश करेंगे। पंजाब में 52% बच्चे खून की कमी का शिकार हैं। ये बहुत ही अहम और संजीदा मसला है, जिसमें से 49% विटामिन ए की कमी और 70% से ज़्यादा विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। तो ये बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही गंभीर मसला है। वजूहात क्या हैं, सदेबाब कैसे हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे आर्ट, डिज़ाइन और आर्किटेक्चर में दिलचस्पी रखने वालों के लिए जनाब खुशखबरी है। लाहौर में होने जा रहे हैं ADA अवार्ड्स। ADA अवार्ड्स क्या है, कौन कौन इसमें शामिल होता है, इसका मकसद क्या है और कितना ज़रूरी है ये आर्ट एंड कल्चर से शगफ रखने वालों के लिए, उसमें दिलचस्पी रखने वालों के लिए कि वो जानें कि वो इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अब तक क्या अचीवमेंट हैं ADA की पाकिस्तान में। इसमें मारिया असलम साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं अहम मामले से जो कि तसलसल का शिकार है। कश्ती हादसात रुकने का नाम नहीं ले रहे। मराकश हो, लीबिया हो या मुख्तलिफ ज़राए हों, रूट्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे। इमरान वसीम इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे जानते हैं। उन्होंने खबर ब्रेक भी की थी। इमरान, क्या डिटेल्स अब तक सामने आई है, कितने अफराद इस हादसे का शिकार हुए, रूट कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा था और क्या तमाम इलीगल वे से ही यूरोप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे? जी बहुत शुक्रिया। तर्जमान दफ्तर खारजा की जानिब से जो पीर के रोज़ जो अलामिया जारी किया गया था, उसमें लीबिया कश्ती हादसे की जो तादाद बताई गई थी, मुमकिना तौर पे वो 65 बताई गई थी कि रिपोर्टेडली 65 अफराद जो है वो कश्ती में सवार हैं। लेकिन कल जो एक नया इलामिया जिसमें नई इंफॉर्मेशन तर्जमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी की गई है, उसमें यह बताया गया है कि 63 अफराद
गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक जो है इस कश्ती पे सवार थे जो हादसे का शिकार हुई है। यानी अभी तक जो मालूमात इकट्ठी की गई है हमारे सफारत खाने की तरफ से जो त्राबलस में मौजूद है, क्योंकि यह हादसा तो लीबिया के शहर जाविया में पेश आया है, तो त्राबलस से हमारी जो सफारत खाने की जो टीम थी वो लीबिया के शहर जाविया पे गई और अब तक की जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है उसे गैर मुसद्दका कहा जा रहा है। और गैर मुसद्दका इंफॉर्मेशन के मुताबिक 63 पाकिस्तानी इस कश्ती पे सवार थे। पहले दिन जो इंफॉर्मेशन आई थी तर्जमान दफ्तर खारजा की जानिब से, उसमें यह नहीं कहा गया था कि इसमें पाकिस्तानी सवार हैं, मुमकिना तौर पे पाकिस्तानी हो सकते हैं। अच्छा, कुल तादाद कितनी थी जिसमें से इमरान बता रहे हैं कि 63 पाकिस्तानी थे? मैं यही तो बता रहा हूं कि ये 63 से ज्यादा हो सकते हैं। इसको कहा जा रहा है कि गैर मुसद्दका है 63। अब जो नंबर दिए गए हैं 16 अफराद तो जो हलाक हुए हैं, जिनकी लाशें जो है वो शिनाख्त कर ली गई हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट को देखते हुए, 16 तो जो है इस दुनिया से चले गए यूरोप जाने की ख्वाहिश में। बाकी जो है उसमें 37 जो है वो जिंदा बचे हैं। अच्छा। और 37 जो जिंदा हैं वो उनमें से 33 जो है वो पुलिस की हिरासत में हैं और एक जो है वो हॉस्पिटल में है। 3 जो पाकिस्तानी हैं वो त्राबलस में उनकी पाकिस्तानी जो सफारत खाना है उनकी देखभाल कर रहा है। 10 रिपोर्टेडली जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। तो ये 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये 10 का सिर्फ नंबर है। और फिर अच्छा, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये बहुत बड़ा फिगर है इमरान, 63 पाकिस्तानियों का। कुल अफराद कितने सवार थे इस कश्ती के ऊपर और 37 को महफूज कर लिया गया है या वो इत्तेफाकिया तौर पर बच गए हैं? क्या बर वक्त रेस्क्यू का अमल शुरू हो सका था? ये डिटेल्स पहुंची आप तक क्या? देखिए, कश्ती पे तो अब तक की इतलात के मुताबिक 63 लोग जो है वो पता चलाए गए हैं। अच्छा। गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक। अब इसमें जो आप रूट की बात कर रहे थे तो रूट डेफिनेटली जो है वो तब्दील होते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर ये लीबिया वाला रूट ही इस्तेमाल होता है। पिछली मरतबा जो आखिरी मराकश में कश्ती हादसे का जो वाकया पेश आया था उसमें एक डिफरेंट रूट इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि इनडायरेक्टली मोरक्को का रूट इस्तेमाल किया गया। क्योंकि उसमें जो इंफॉर्मेशन आई थी उसमें पाकिस्तानी सऊदी अरब गए, सऊदी अरब से फिर वो मोरक्को का रास्ता जो है वो स्पेन जाना चाह रहे थे। तो इस तरीके से भी जो है वो जो एफआईए के हुकाम हैं उनके सामने तो होता है कि ये हमारे पाकिस्तानी सऊदी अरब में जा रहे हैं, उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं या विजिट के लिए जा रहे हैं, कि किसी और मुल्क में जा रहे होते हैं। किसी और मुल्क में जाके फिर वो लीबिया जाते हैं या मोरक्को चले जाते हैं, वहां से फिर जो वो कश्ती के जरिए जो है वो यूरोप में, एक और चीज इमरान ये भी बताएगा कि क्या वजह है कि तसलसल आ चुका है इन वाकयात में, तेजी की वजह क्या है? क्या हमारा मीडिया फोकस किए हुए है, इस वजह से तसलसल से ये खबरें हम तक पहुंच रही हैं, या फिर दानिस्ता तौर पे इनसे पैसे तो हथिया लिए जाते हैं लेकिन उस कश्ती को जानबूझ के डुबाया जाता है या उसमें कोई नुक्स पैदा किया जाता है? क्या इस मामले में भी तहकीकात हो रही हैं कि ये हादसा आखिर होता कैसे है इन्हीं कश्तियों को? इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। देखिए ना, इसमें तो ये होते हैं कि आपने पेमेंट पहले कर दी और जब पेमेंट आपने कर दी और आप समंदर के दरमियान में ठहरे हैं, कश्ती आपकी वहां पर है, तो आपको कहा जाता है कि मजीद पैसे दिए जाएं, आपको ब्लैकमेल किया जाता है। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। लेकिन इसमें एक और चीज देखनी है कि तसलसल के साथ जो हम देख रहे हैं कि 2022 से लेके 5 ऐसे बड़े वाकयात जो हो चुके हैं जिसमें कई दर्जनों यानी इंसानी जानों का नुकसान हुआ है। खौफ फैलता है, लोग देखते हैं कि हमारे नौजवान यूरोप में कमाने के लिए जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं, अपनी जान से आदो बैठते हैं, तो लोग उससे क्यों सबक हासिल नहीं कर रहे? फिर भी क्यों जाने की कोशिश करते हैं कि इस इलीगल तरीके से हम जो है वो यूरोप पहुंच जाए? उसकी वजह ये है, मुझे ये लगता है वो ये हो सकती है कि ये तो वो चंद हादसात हैं जो हो जाते हैं, जो रिपोर्ट और मीडिया के ऊपर आ जाते हैं और हम उसके ऊपर अफसोस का इजहार करते हैं, लेकिन इसमें बड़ी तादाद फिर ऐसे लोगों की भी होगी जो कामयाब हो जाते हैं, जो कामयाब होने वाले हैं। यही सवाल है। और ये बताएगा अभी कि 33 अफराद इमरान हिरासत में लिए जा चुके हैं, अब क्या उन्हें रिपोर्ट किया जाएगा और वजारत खारजा की तरफ से उन्हें पाकिस्तान लाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? और साथ में दूसरा जो पहलू है जिस पे वज़ीर आज़म ने बड़ा इस पे संजीदगी का इजहार किया है, तशवीश का इजहार किया, उन्होंने अहकामात दिए मुतल्लिका इदारों को, इन रैकेट्स के ख़ात्मे के लिए, इन स्मगलर्स के ख़ात्मे के लिए क्या पेशरफ्त हुई है अभी तक? इसमें एक तो देखें ना, अवाम में खुद शऊर जो है वो उजागर करने की जरूरत है। आपके सामने हादसे भी हो रहे हैं लेकिन फिर भी लोग जो है वो जाना चाह रहे हैं और इसमें गुर्बत का इस तरह का एलिमेंट भी नहीं है। जब आप 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख किसी एजेंट को देंगे
जो आपको वहां पहुंचाने के सुहाने ख्वाब दिखाता है कि इस रास्ते के जरिए आपको हम यूरोप में पहुंचाएंगे, आप इतने पैसे दे दें, तो इसमें जब आपने 50 लाख रुपए की एक हेल्दी अमाउंट देनी है या 40 लाख देने हैं, 35 लाख देने हैं, तो इतनी बड़ी अमाउंट से तो आप पाकिस्तान में कुछ छोटा मोटा अच्छा कारोबार शुरू करके इब्तदा कर सकते हैं अपने बिजनेस की। तो यहां पे जो एक एलिमेंट नजर आ रहा है वो ये है कि पैसा, ज्यादा पैसे कमाने का जो लालच है, सुहाने जो ख्वाब होते हैं, उन्हें हकीकत का रूप धारने की तरफ जब लोग चले जाते हैं। जहां तक हुकूमत है, हुकूमत अपनी कोशिशें कर रही है, पहले भी कर रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से रूट चेंज कर लिए जाते हैं कि आपको डॉज किया जाए और ये बात वाजे ना हो सके कि आप किस तरफ जा रहे हैं। आप एक मुल्क में जाते हैं, वहां से आप वीजा लेके दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, लीबिया के साहिल पे पहुंच जाते हैं, आप मोरक्को के साहिल पे पहुंच जाते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाती है हुकूमत के लिए। लेकिन इसमें जो चीज है कि जो 16 लोग जो हलाक हुए हैं, अब जाहिर सी बात है कि उनकी शिनाख्त करने के बाद एक वहां पे पूरा प्रोसीजर होता है। प्रायोरिटी ये होती है कि वहां पर उनकी बॉडीज को जो है वो केमिकल का एक प्रोसेस होता है, वो केमिकल और फिर एक बॉक्स में उसको डालना, और फिर प्रायोरिटी ये होती है कि पीआईए की फ्लाइट के जरिए उनको वापस लाया जा सके। तो पीआईए जो है पाकिस्तानियों की जो डेड बॉडीज होती है वो मुफ्त पाकिस्तान वापस लेके आता है। अगर दूसरी फ्लाइट के जरिए भिजवाना हो तो उसमें जो है वो पेमेंट करना पड़ती है, फिर फ्लाइट देखनी भी पड़ती है कि पाकिस्तान कब जा रही है फ्लाइट, तो ये कुछ उसमें वक्त लग जाता है। जहां तक ये 33 पाकिस्तानी जो कि वहां पर पुलिस के हिरासत में हैं, उनसे मुतल्लिक भी तर्जमान दफ्तर खारजा का ये कहना है कि कोशिशें की जा रही हैं कि इन तमाम पाकिस्तानियों को जो है, 3 तो पाकिस्तानी तराबलस में जो हैं उनके सफारत खाना देखभाल कर रहा है, लेकिन उनकी भी डिपोर्टेशन के हवाले से जो है पाकिस्तान का सफारत खाना वहां पर इकदामात और कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ठीक है। और ये जो तमाम अफराद हैं, क्या इनसे अभी तक बाज़ाब्ता राब्ता हो गया है? इनका मौक़िफ़ क्या है? क्या ये जानते थे कि इन्हें इंसानी स्मगलिंग के ज़रिए ले जाया जा रहा है, या वही मामला कि इनसे पूरे पैसे हथियाए गए और इन्हें अंधेरे में रखा गया और गलत रूट से ले जाया गया, इनकी ज़िंदगियों को दाव पर लगाया गया? कोई राब्ता वज़ारत ख़ारजा का इनसे अभी तक हुआ है? नहीं, वजारत खारजा तो जब उनकी देखभाल कर रहे हैं, 3 पाकिस्तानी तो तराबलस में उनके सफारत खाने के साथ जो है कनेक्टेड हैं, बाकी जो 33 वहां पे जाविया शहर में हिरासत में हैं, उनके साथ भी पाकिस्तानी सफारत खाना जो है वो राब्ते में है। तो ये मतलब अभी उनका अपना मौक़िफ़ तो नहीं आया कि उनको क्या कहा गया था कि इलीगल तरीके से ले जाया जाएगा या लीगल तरीके से ले जाया जाएगा, लेकिन जब ये सारी सब कुछ हो रहा होता है तो मेरा एनालिसिस ये है कि इनको मालूम होता है कि किस रोड के जरिए हमने जाना है। ठीक, ये नहीं होता कि आपका वीजा लगवाया जाए और वीजा आपका लीबिया का लगे, जब आपने यूरोप में जाना है तो फिर आपका डायरेक्टली वीजा तो फिर आपका स्पेन का, आपका फ्रांस का, आपका हॉलैंड का, आपका डेनमार्क का, या जिस मुल्क में आपने जाना है आपका डायरेक्टली वहां का वीजा लगना है। जब आपके पास पासपोर्ट के ऊपर वीजा ही नहीं है तो फिर आप इतने बच्चे तो नहीं हो सकते कि आपका वीजा भी नहीं है और आपको यकीनी तौर पर इसके ऊपर नजर रखनी होगी, अवेयरनेस बढ़ानी होगी, लोगों को यह जानना होगा कि उनकी जिंदगियों के सौदे बहुत महंगे किए जा रहे हैं। 50-50 लाख लेकर, 40-40 लाख कर लेकर उन्हें मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। अफसोसनाक वाकया पेश आया। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद थे। इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो कश्ती हादसा में कहा जा रहा है 63 पाकिस्तानी थे, बहुत बड़ा फिगर है, लगभग सारे ही पाकिस्तानी थे इस कश्ती में, जिसमें से 37 तो महफूज रहे हैं, 16 की लाशें मिल चुकी हैं और अब तक लापता 10 अफराद हैं जिनकी तलाश जारी है। पुलिस को हिरासत में 33 अफराद, जिसमें से कहा जा रहा है कि एक की हालत ऐसी है कि उस अस्पताल में ज़ेर इलाज भी रखा गया है। वापस तो ये आ जाएंगे, लेकिन ये सिलसिला रुकेगा कब, ये सवाल है। हुकूमत की तरफ से, FIA की तरफ से, पाकिस्तानी इदारों की तरफ से कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन नाकाफ़ी हैं, जिसकी वजह से ये वाक़यात रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहे। हम कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला रुके, ताकि पाकिस्तान का इमेज भी इससे मुतासर होता है। पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी एक मसला है, लेकिन हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये है कि उन्हें पाकिस्तान में ही रोज़गार के मौके दे, ताकि ये सिलसिला बैरून मुल्क जाने का इलीगल वे से कम ये इसका सदबाब मुमकिन हो सके। क्रिकेट नाज़रीन जारी उसारी है और आज एक अहम मैच है जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान के साथ। क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ तैमूर की सीरीज़ की, जिसका तीसरा और फैसला कुन डे एंड नाइट मैच होने जा रहा है जनाब आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान, और नेशनल स्टेडियम कराची में ये खेला जाएगा। मैच का जो फातेह है वो 14 फरवरी को होगा न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबल, और इस मुकाबले का हकदार ठहरेगा। न्यूजीलैंड ने अपने आखिरी मैच में जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। तो बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है। न्यूजीलैंड ने तो बता दिया कि वो फुल फॉर्म में है।
और जनूबी अफ्रीका से मैच के लिए पाकिस्तान की फाइनल 11 का ऐलान भी हो गया। टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। ये तब्दीलियां कितनी मौसर साबित होंगी और वो जो तनकीद शिद्दत के साथ जारी है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, क्या उससे उनका पीछा छूट पाएगा? सैयद मोहम्मद अवैस साबिक क्रिकेटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। पहले तो ये बताइए कि 2 तब्दीलियां काफ़ी हैं या कुछ बड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी से अब तो कुछ तब्दीली हो नहीं सकती क्योंकि 12 तारीख हो चुकी है। कल तक आपको पता है कि लास्ट डेट थी कि आप अपना कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं टीम में। अगर आप चलें पूरी ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो मुझे खुद उम्मीद थी, क्रिटिसिज्म अपनी जगह हम खुद भी यहाँ पर कर रहे हैं कि उस्मान खान की बात करें, चाहे फहीम की बात करूं, खुशदिल की बात करूं, 3 जो नाम वापस आए हैं कि आपने पूरा का पूरा जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था जिसने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी। और आपको याद हो, अगर आप थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप चले जाएं तो लोग ये कहने पे मजबूर हो गए थे वापस के पाकिस्तान टीम जो सी है वो फेवरेट है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। शायद सुनील गावस्कर की तरफ से भी कहा गया था, उन पे बड़ी तनकीद हुई थी, उन्होंने पाकिस्तान को फेवरेट करार दिया था। सुनील गावस्कर की बात करें, बहुत से प्लेयर्स जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान टीम को वापस रेट करने लग पड़े थे होम कंडीशंस के अंदर। और जब आप डिफेंडिंग चैंपियंस का टैग लगा होता है तो आप डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह ही आपने जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अंदर उनको शिकस्त दी है उधर जाके। लेकिन देखिए ना, छेड़छाड़ करने से पूरा का पूरा मोमेंटम, अगर बात करें बॉडी लैंग्वेज अगर मेरी गिरी हुई है तो सोचिए जो टीम का कप्तान है उसकी बॉडी लैंग्वेज किस हिसाब से पॉजिटिव रहेगी। ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम में बैकअप करने की जरूरत होती है, लेकिन मेरी आज भी शिकायत सिर्फ एक थी, वो ये थी कि जब आपने फहीम अशरफ को इंक्लूड किया हुआ है, जब आपने उस्मान खान को टीम के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, तो आप उनको फिर एक गो क्यों नहीं दे रहे हो? आपने देखें, आप तैयारी कर रहे हो अपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। बहुत से लोग मुझसे इस चीज पे तनकीद करते हैं कि यार आप क्यों बात कर रहे हो, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हम अगर ये ट्राइनेशन सीरीज हार भी जाते, एटलीस्ट आपके इतना अफसोस ना होता जितना चैंपियंस ट्रॉफी में एक्सपेरिमेंट करने का अफसोस भी होगा, तनकीद भी ज्यादा होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर हम बाकी दोनों टीमों की बात करें, जनूबी अफ्रीका की और न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड ने तो अपनी फॉर्म बता ही दी है, लेकिन उन्होंने कम से कम 7 बॉलर्स को भी ट्राई कर लिया है कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने तो वो एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया जो हमारी स्ट्रेंथ है, कम से कम बॉलर्स को ट्राई कर लेते हैं। न्यूजीलैंड की अगर आप बात करें तो बहुत से लोग उसको इतना ज्यादा रेट नहीं करते। मुझे पता है पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा न्यूजीलैंड के खिलाफ रहा है, लेकिन वन ऑफ द फेवरेट्स है सेमीफाइनल खेलने के लिए। जिस तरीके का उनका आप इस वक्त पूरा एक सेटअप उठा के देख लें, प्रॉपर पैकेज आपको ओडीआई का नजर आता है। टॉम लेथम की बात करें, बड़े राइट टाइम पे मैं कहता हूँ केन विलियमसन ने पिकअप किया है। और इस वक्त हम लोग बल्कि उस दिन अपने शो में बैठ के हंस रहे थे, हमने कहा कि कराची किंग्स बहुत ज्यादा खुश होंगे क्योंकि आपको पता है केन विलियमसन उनका एक प्लेयर है और बड़ा अच्छी बात है कि उसने बड़े राइट टाइम पे पीक किया। पाकिस्तानी कंडीशंस की बात करें, फिर उसके बाद मिचेल की बात करें, तो एक फुल पैकेज आपको न्यूजीलैंड का नजर आता है। और मजे की बात है कि उनके पास आप देखें कि बैकअप प्लेयर्स कितने मौजूद हैं। यही तो हम उस दिन से हम बात ये कर रहे हैं कि हमारा अनफॉर्चुनेट एक सिनेरियो ये है कि हम लोग बैकअप प्लेयर्स पे काम नहीं करते। हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए चलते हैं। हमें पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी है, आपने 7-8 महीने पहले काम करना था, आपने नहीं काम किया। आपने कहा बस ठीक है जो चल रहा है उसको चलने दो। क्या हमारा सारा फोकस बस इसी पे था कि हमने 117 दिन में स्टेडियम्स को तैयार करना है? चले, ये काम तो मैनेजमेंट का था, पीसीबी की था। सेलेक्टर्स क्या कर रहे थे? क्या उन्हें नहीं पता था कि टीम का अच्छा चुनाव या बैलेंस होना भी उतना ही जरूरी है जितना स्टेडियम्स की तैयारी है? देखिए, यही मैं इसी बात के ऊपर आ रहा था कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, हैट्स ऑफ है लिटरली। ये आसान नहीं था किसी को। आप एक सेंस में एक चैलेंज लेके आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स को तैयार किया। लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त आपका चैलेंज था वो था कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम भी तैयार करनी है। मैनेजमेंट जो सीनियर थी उसका काम था, उन्होंने स्टेडियम्स रेनोवेट कर दिए हैं, सारा कुछ कर दिए, लेकिन क्या सिलेक्शन कमेटी उसके अंदर बैठी हुई थी, उस दिमाग के साथ बैठी हुई थी? मुझे समझ में नहीं आई। बहुत से लोग इस वक्त बात कर रहे हैं फहीम अशरफ की। चले मैं बात करता हूँ। आपको पता है मोहम्मद रिजवान से प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी ये सवाल किया गया था फहीम अशरफ की एवरेज को लेके, तो उन्होंने कहा जी 40 के करीब उनकी एवरेज है। अब मुझे दिखा दे कहां पर है, शायद मैं गलत हूं, मैं गूगल भी कर करके थक चुका हूं कि उनकी एवरेज कहां पर आपको 40 के करीब नजर आ रही है। 2 साल पहले वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, बहुत बड़ा एक गैप बीच के अंदर आया, फिर आप उनको इतने बड़े इवेंट के अंदर आप लेके आए हैं। तो ये चीज आप देखें ना, यहाँ पर एक फिर शक क्यों पैदा होता है कि जिस वक्त आपने सिलेक्शन आपने टीम अपना अनाउंस किया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आपकी जो सिलेक्शन कमेटी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की बैठ के? क्या उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि सवालात का जवाब दे सकते, सामना करें ना? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा अवैध भाई, एक और चीज़ ये कि चलें ये नए प्लेयर्स हैं जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जो मंजर से गायब थे, अचानक टीम का हिस्सा बन गए, स्क्वाड का हिस्सा बन गए, उस पर तो सवालात हो रहे हैं, होने भी चाहिए। लेकिन जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं
चाहे वो बॉलर्स हों, शाहीन हो, नसीम शाह हों, हारिस तो चले अनफिट हो गए, उनकी परफॉर्मेंस, फिर जिस तरह से बाबर आजम उन्हें ओपनिंग पे ले जाया गया, परफॉर्म नहीं कर पाए, जिस तरह से रिजवान आउट हो रहे हैं, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं कैप्टन होने के बावजूद, तो हमारे सीनियर प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? वो क्या सीख दे रहे हैं नए लड़कों को? देखिए, एक चीज थी कि जिस वक्त आपको पता है जब रेनोवेशन स्टेडियम्स की, ऑब्वियसली आईसीसी का एक टूर्नामेंट है, तो हमें एक चीज समझनी पड़नी थी कि आईसीसी ने विकेट्स बनानी है, पीसीबी ने नहीं बनानी। और जब इंग्लैंड ने स्क्वाड अनाउंस किया था तब भी मुझे ये चीज अपना मेरे दिमाग में थी, मैंने कहा इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद फायर पावर आपको नजर है, क्योंकि आईसीसी डिमांड ऑफ क्रिकेट है ना, अगर आप एक्सपर्ट, सॉरी, क्रिकेट में तेजी होनी चाहिए, डिमांड है कि चेज हो, लंबा स्कोर, और आप देखें 300 तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी में शायद 350 360 भी होता हुआ आपको नजर आए, जो कि तब जाके मैं कहता हूँ इस विकेट के ऊपर डिफेंड होगा। 300 प्लस जो उनका स्कोर, जो विकेट्स मैंने लाहौर में देखी, इस पर डिफेंडेबल नहीं है जब तक आपके पास बॉलिंग में वेरिएशन ना हो। मसला ये था कि जब आपके बॉलर्स परफॉर्म कर रहे थे, साउथ अफ्रीका कंडीशंस की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की, वो टेलर मेड कंडीशंस थी फास्ट बॉलर्स के लिए, जहां पर आपको सीम भी हो रहा था, निप भी बॉल हो रहा था, आपको रिवर्स स्विंग भी आपके फास्ट बॉलर्स करते हुए नजर आए, क्योंकि जब आप परफॉर्म कर रहे हो, आपका जो एक आप कहते हो कि आपका मोराल एकदम बुलंद होता है, तो आपसे हर चीज आपकी वर्कआउट कर रही होती है। वो टेलर मेड कंडीशंस थी। ये टोटली डिफरेंट कंडीशंस हैं यहाँ पर आपके बॉलर्स की। मैंने इसलिए कहा ना, जब कॉम्बिनेशन आप बना रहे थे, आप दूसरी टीम्स को, थोड़े से कुछ लोग इंडियन टीम को कंपेयर करें, इंडिया ने सारे के सारे मैचेस खेलने हैं दुबई के अंदर, जहां पर आपको पता है स्पिनिंग ट्रैक होना है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी कहीं ना कहीं स्पिन जो सा ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। आप साउथ अफ्रीका को देखो, 2 स्पिनर्स के साथ मौजूद थी, आप न्यूजीलैंड को देखो, उनके पास 2 स्पिनर्स मौजूद थे। हम लोग और हमने तो एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया, हमने तो आजमाया भी नहीं है कि हमें कितने बॉलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, या वो कितने खिलाड़ियों को पवेलियन भेज सकते हैं, हमने तो वो तजुर्बा भी नहीं किया। देखिए, सबसे बड़ा जो एक इश्यू था ना आपकी, जब आप चले बॉलिंग कॉम्बिनेशन की आप बात कर लें, आपके पास डेथ ओवर का सबसे बड़ा एक जोन सा जो लूप होल है वो आपको नजर आता है। आपने देखा होगा जब शाहीन शाह अफरीदी डेथ ओवर्स के अंदर भी बॉल करवाने आए थे, तो जो उनकी स्पीड वेरिएशन थी, अच्छी बात है कि वो टच कर रहा है 140 143 को भी शायद उसने टच किया है, वो एकदम ग्राफिकली वो नीचे गिरी है। दैट मींस कि आप जब बात करते हो लॉन्गर स्पेल्स की, तो आपके लड़के फिटनेस के अंदर उनको इशू नजर आपको आता है। आपके पास डेथ ओवर का बॉलर ही मौजूद नहीं है। अब्बास अफरीदी था, मुझे नहीं पता उसको टीम में आखिर रखते क्यों नहीं है, वो वेरिएशंस भी करता है। डेथ ओवर का आपके पास एक बॉलर आ चुका था। आप एक जमान खान को लेके आए थे कि वो डेथ ओवर का एक परफेक्ट बॉलर है जिसने आपको परफॉर्म करके भी दिया। फिर मैं कहता हूँ ना, मिस हैंडल करने में तो हम लोग माहिर हैं। आपने जाके उसको नई गेंदें दे दी, वो न्यू गेंदें करवा के उसने अपना आपका बेड़ा गर्क कर लिया। हमने सारी गलतियां यहाँ पर की हैं। आप तैयारी करते हो 7-8 महीने पहले, जब सर पे टूर्नामेंट होता है, फिर हम बैठ के ये तनकीद करते हैं कि आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा, आपका वो कॉम्बिनेशन। अब चले अगर आप बैटिंग के ऊपर आ जाएं, या देखें, बाबर आजम वन ऑफ द ग्रेट्स हैं, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। कैमरा लगता है, उन्हें उनसे ओपनिंग करवानी चाहिए या उन्हें अपने नंबर पे होना चाहिए? मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। देखें, कमेंटेटर्स भी बात करते हैं, लेकिन याद रखें, जिस वक्त एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा होता ना, तो उस वक्त वो परेशानी की हालत में बस कह रहा होता है कि यार कोई पोजीशन मिले तो ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूं। मुझे खुद फील होता है कि अगर वो परफॉर्म कर रहे होते अपनी पोजीशन पे, तो शायद वो दिखा सकते थे आंखें, भाई नहीं मेरी पोजीशन है, मैं इसी के ऊपर खेलूंगा, मैं ओपन नहीं करूंगा। लेकिन ओपनिंग डिपार्टमेंट जब से आपने उन्हें भेजा है, वो सारा का सारा प्रेशर आपके आ रहा है मिडिल ऑर्डर के ऊपर। आप मिडिल ऑर्डर पे देखें ना, सस्टेन करते ही बाबर के ऊपर, मिडिल ऑर्डर परफॉर्म ही नहीं कर रहा। बाबर ओपन कर दिया, तो वो आपको वो नजर आ रहा है कि आपका मिडिल ऑर्डर सारा का सारा हिल चुका हुआ है इस वक्त। इमाम आपके पास मौजूद था, अब्दुल्ला शफीक को अनफॉर्चुनेटली गलत टाइम पे 3 डक पड़े। मैंने इसलिए कहा ना कि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले हैं, कि जब आपके पास एक प्लेयर आता है साइम अयूब जैसा, तो आपके पास जो रिसोर्स पीछे बैठा होता है, आप उसको 1 मिनट में बुला देते हो, आप बैकअप में रखते नहीं हो, फिर जाके हम नुकसान उठाते हैं, जो अभी आपको नुकसान नजर आ रहा है। मिडिल ऑर्डर की बात करें, कामरान गुलाम पे बहुत सारे लोग बात करते हैं, मैं खुद करता था कि यार अपना डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर है, लेकिन भाई आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। डोमेस्टिक अब खत्म हो गया, अब आप इंटरनेशनल टैग लग चुके, आपको कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस चाहिए। जो रैश शॉट खेलते हो वो जरूरत नहीं है, फिर खुशदिल अच्छा, आज के लिए मशवरा क्या है पाकिस्तान टीम के लिए? प्लेइंग 11 किस स्ट्रेटजी के साथ उतरें? टॉस जीतें तो क्या करना चाहिए, और एटलीस्ट कितना स्कोर जड़ना चाहिए स्कोर बोर्ड पे? क्योंकि हमने देखा दोनों टीमें बड़ी आसानी से 300 क्रॉस कर रही हैं। हमारे लिए स्ट्रगल करने वाली पोजीशन थी हर बार की तरह। अच्छा देखें, इस वक्त तो लोगों के ज़हन में ये चीज़ ज़रूर है कि पाकिस्तान शायद साउथ अफ्रीका को जीत के क्वालिफाई करेगा फाइनल्स के लिए। ये एक किस्म का आप कह लो सेमीफाइनल है, लेकिन आपने एकदम क्वालिफाई नहीं करना, आपको एवरेज भी देखनी है। आप लोगों को जो मार पड़ी है इतने स्कोर से, तो वो आपको हर्ट किया है एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका, तो आपने एवरेज को भी मेंटेन करके रखना है।
टॉस इसलिए क्रूशियल होगा पाकिस्तान का। फिर अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो आपको पता है चेज जोन है वो पाकिस्तान का हमेशा वीक पॉइंट रहा है, और इस चीज पे मैं बड़ा स्ट्रांग, मेरा पहले भी बिलीव था कि अगर एक टीम 300 सवा 300 करती है तो पाकिस्तान स्ट्रगल करता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि आपकी बैटिंग ऑर्डर के अंदर इतना दमखम मौजूद नहीं है। मेरे लिए यही है कि टॉस जीत के आप पहले बैटिंग करें, फिर आप जो है बॉलिंग के लिए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान जब आप डिफेंडिंग में जाते हो तो पाकिस्तानी बॉलर्स आपको ज्यादा एग्रेसिव नजर आते हैं। हसनैन को आज आप लेके आए हैं, मैं उसको ओडीआई क्रिकेट का अच्छा रेट करता हूं बॉलर, लेकिन फिर मैंने कहा ना कि जब आप कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें आपके हक में जाती है, बहुत सी चीजें आपके गलत जाती हैं। तो अच्छा था कि आप फहीम अशरफ को भी यहाँ पर इंक्लूड करते, आप उस्मान खान को भी लेके आते। देखिए आप चाहते थे, जब आप कह रहे हो ना कॉम्बिनेशंस की बात करते हो, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत अच्छी इनके पास एक तैयारी का मौका था कि अपने आप को वो मनवा सकते। जो हम लोग बात यहाँ पर तनकीद करें, मैंने कहा ना अल्लाह करे कि अच्छा परफॉर्म करे, हमारी ही टीम है, लेकिन आप कम से कम एक उसको उस मैच प्रैक्टिस के अंदर लेके आते हो। आप गलत कर रहे हो, दैट मीन्स फिर वही चीज मैंने कहा ना, डाउट आप पैदा कर रहे हो लोगों के दिमाग में कि उनको ना खिला के लोग फिर डाउट करेंगे कि भाई आखिर हो क्या रहा है, कि आप एक्सपोज नहीं किसी प्लेयर को करना चाह रहे। तो ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट को सोचनी पड़ेंगी। अच्छा, कमबैक होता देख रहे हैं, और जो ट्राई सीरीज़ है इसके अंदर जो फातेह टीम है यकीनी तौर पे मोराल तो उसका हाई होगा, उसकी तैयारी तो बाज़ाहिर यही है कि वो मुकम्मल फॉर्म में होगी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो किसको जीता देख रहे हैं 14 फरवरी? देखिए साउथ अफ्रीका की अगर चलें बात करें, जो आज का मैच है, ऑब्वियसली पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड दोनों टीम्स के खिलाफ बहुत अच्छा रहा है। पाकिस्तान ने बड़ा तगड़ा, आपको पता है न्यूजीलैंड तो एक फेवरेट टीम है, फखर जमान की भी आप बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, तो पाकिस्तान का बड़ा एक तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का रहा है। जरूर साउथ अफ्रीका का कोशिश होगी, साउथ अफ्रीका की जो वहां पर साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान ने किया तो उसका बदला भी वो ले सके। फिर पिछले मैच के अंदर वो आपको पता है शिकस्त के साथ आ रहे हैं यहाँ पर। तो मेंटली अगर मैं बात करूं, दोनों टीमें आपको ज्यादा प्रेशर में नजर आएंगी, लेकिन जब होम कंडीशंस की बात करें तो उसका एडवांटेज भी होता है, उसका मेंटली प्रेशर भी होता है पाकिस्तान टीम पे, क्योंकि आपने होम कंडीशंस के अंदर परफॉर्म करना है। पाकिस्तान टीम का लेकिन एक आपको पता है हमेशा एक हिस्ट्री रही है, जब भी आप इनको रेट आउट करते हैं कि भाई खत्म हो चुकी है, दफन हो चुकी है हमारी टीम, तो ये ऐसा सरप्राइज आपको देते हैं कि बंदा कहता है भाई आखिर आए कहां से, वापस पाक इनमें कहां से आया। तो ऑब्वियसली डेंजरस साइड है, आसान टीम नहीं होगी पाकिस्तान, लेकिन मैंने कहा ना जो कॉम्बिनेशन आपका बैटिंग का बना और बॉलिंग का क्लिक करना पड़ेगा। आपके बैट्समैन को कम से कम जो मिडिल ऑर्डर है स्पेशली एक दो लड़कों को बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, तब जाके आप टूर्नामेंट जीतोगे। मैच टू मैच की बात नहीं होती, लेकिन टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको वही चैंपियंस ट्रॉफी की टीम चाहिए जो जेलअप आपको नजर आई थी। आपको पता है स्टार्ट ऑफ द स्टेज चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम बहुत पूरा खेले थे, एक दो चेंजेस करने से आपकी पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी का जो वो एक रिदम पकड़ा था टीम ने, वो टीम अगर मिल गई आपको पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान फेवरेट्स है। पाकिस्तान फेवरेट्स में शामिल पहले भी थी, उम्मीद करते हैं कि दोबारा से फॉर्म में आएगी और जलन होकर खेलना होगा, एक टीम की तरह खेलना होगा। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस, हमारे साथ बेस्ट विशेज़ हैं हमारी टीम के साथ, और हमारी तो ख्वाहिश भी है, हमारी दुआएं भी उन्हीं के साथ हैं। लेकिन बात होती है, तनकीद होती है, सवाल उठते हैं जो कमी बेशी या कुछ गलत सिलेक्शन के मामलात हैं, लेकिन वो भी इस्लाह के लिए। अगर परफॉर्म करेंगे तो सारी गलतियाँ, सारी कोताहियाँ धुल जाती हैं। वो कहते हैं ना कि एंड रिजल्ट ठीक होना चाहिए, चाहे जिस तरह भी आपने वो एग्ज़ाम दिया है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और बात करते हैं टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी एलन मस्क की, जिनकी सरबराही में सरमायाकारों के ग्रुप ने ChatGPT की मालिक कंपनी ओपन AI को ख़रीदने के लिए तकरीबन 97.4 अरब डॉलर की पेशकश कर दी है। बहुत बड़ी रकम है, और इस इक़दाम के बाद एक्स के बानी एलन मस्क का मसनूई जहानत की कंपनी ओपन AI के साथ तनाज़ा बढ़ रहा है। और दूसरी जानिब ओपन AI के CEO वसीम ऑल्टमैन ने कहा है कि मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बोली को फौरी तौर पर मुस्तरद करते हुए, नहीं शुक्रिया, लेकिन अगर आप चाहें तो हम ट्विटर को 97.4 बिलियन डॉलर में ख़रीद लेंगे। तो ये नोक झोंक चल रही है जनाब, देखते हैं कि कुर्रा किसके नाम का निकलता है, कौन इस डील को कामयाब करता है, कौन इसके ख़िलाफ़ है। जो भी डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जनाब मार्क ज़करबर्ग, और अमेज़ॉन के बानी जेफ बेज़ोस को उन्होंने पीछे छोड़ दिया और दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। एलन मस्क तो टॉप पे हैं ही, लेकिन दूसरे और तीसरे की ये जंग थी, इसमें मार्क ज़करबर्ग ने जेफ बेज़ोस को पीछे छोड़ा है। मार्क ज़करबर्ग के असासों की जो मालियत है वो हो चुकी है 252 अरब डॉलर्स तक, और जेफ बेज़ोस जो है थोड़ा सा ही पीछे हैं, 249 अरब डॉलर्स के मालिक हैं। और मार्क ज़करबर्ग मेटा के 12.8% शेयर्स के मालिक हैं। उनकी दौलत में इजाफे या कमी का इन्हिसार भी कंपनी की शेयर्स पर है। और 2025 के दौरान मार्क ज़करबर्ग की दौलत में 44.4 अरब डॉलर्स का हैरान कुन इजाफा हुआ है।
और अभी तक अगर देखा जाए तो वो इस साल के सबसे ज़्यादा कमाने वाले फ़र्द हैं। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है जी मेटा की। उम्मीद करते हैं अपनी बेहतरीन सर्विसेज से अपने जो यूज़र्स हैं उन्हें वो मुस्तफ़ीद करते रहेंगे और उसके अंदर मुसलसल बेहतरी आती रहेगी। मुसलसल बेहतरी का जो अमल है वो आपके लिए, आपकी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम एक ब्रेक लेते हैं, बहुत से हम इश्यूज़ हैं आज के प्रोग्राम में इसमें शामिल करेंगे, हमारे साथ रहेगा। एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बात हो जाए कुछ डिम्पल गर्ल की जनाब। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हानिया आमिर की, जिन्होंने ज़िंदगी की 28 बहारें देख ली हैं। आज उनकी सालगिरह, तो हमारी तरफ से ढेरों मुबारकबाद। और इसी तरह से ज़बरदस्त अदाकारी करती रही, अपने फ़ैन को अपनी अदाकारी से महसूस करती रही है। पाकिस्तानी नहीं, सरहद पार भी इनकी अदाकारी के, इनकी खूबसूरती के चर्चे हैं। और क्यों ना हो, जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसे सराहा जाता है। तो बहुत ही पुरकशिश अंदाज़ है इनकी अदाकारी का, उसमें ऐसा लगता नहीं है कि वो अदाकारी कर रही हैं। और ख़ूबसूरती होती भी यही है। अच्छा अदाकार या मंझा हुआ अदाकार तभी कहलाता है जब आप एक्टिंग के अंदर भी हकीकत का अंसर नुमाया करने में कामयाब हो जाएं। और यही ख़ासियत है कि हानिया आमिर को न सिर्फ पाकिस्तान में, भारत में, बल्कि जहाँ जहाँ देखा जाता है, मिडिल ईस्ट के अंदर भी, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी, तो इनके चाहने वाले एक बड़ी तादाद में इनके साथ राब्ते में रहते हैं। सोशल मीडिया पर इनके साथ राब्ते में रहते हैं, इनको फीडबैक देते हैं अपने रिव्यूज़ के ज़रिए, अपने कमेंट्स के ज़रिए। तो हमारी तरफ से आज 28वीं सालगिरह पर हानिया आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ बात हो जाए नाज़रीन गर्मा गर्म कॉफ़ी की। और सर्दियों की रातें हों या दिन हो, दिन का आगाज़ हो, तो कॉफ़ी अगर ना पी जाए तो मेरे ख्याल में मज़ा अधूरा रह जाता है। तो गर्मा गर्म भाप उड़ाती कॉफ़ी का कप इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है, चाहे वो फ़िल्टर कॉफ़ी हो या फिर 100% खालिस हो। रिसर्च से पता चलता है कि कॉफ़ी के मुतदल मिकदार के बहुत से फ़वाइद मौजूद हैं। तो क्या क्या फ़वाइद हैं इस रिपोर्ट में आप खुद ही देख लीजिए। इन कॉफ़ी के फ़वाइद और आपने मुख्तलिफ इक़साम देखे हैं, लेकिन पीने के तरीके तो बहुत से हैं। माहिरीन की ये राय है कि ब्लैक कॉफ़ी के फ़वाइद सबसे ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें अपनी लाइफ में इसको शामिल करें और इसके फ़ायदे उठा सकें। आगे बढ़ते हैं, बात हो जाए कुछ हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज़ की। कौन नहीं जानता उन्हें, लेकिन उनके एक नया एजाज़ उन्हें हासिल हुआ है। आपको याद होगा 1986 में जो उनकी पहली टॉप गन मूवी आई थी, जो कि जिसमें वो एयरफोर्स के पायलट बने हुए थे। उसका पार्ट 2 आया 2022 में, और वो भी उसने भी रिकॉर्ड कायम किए थे। तो फ्रांसीसी इदारे एरो क्लब डी फ्रांस के आला तरीन ग्रैंड मेडल से उन्हें नवाजा गया है अब। और अमरीकी अदाकार टॉम क्रूज़ को शोबे हवाबाजी में गरां कदर खिदमात के सिले में फ्रांसीसी इदारे एरो क्लब डी फ्रांस की जानिब से ये आला तरीन एजाज़ दिया गया है। और ये एजाज़ एविएशन में मुस्तकबिल के हवाबाजों के लिए मुतासिर कुन अदा करने पर उन्हें दिया गया है। और यकीनी तौर पे वो एक स्टाइल आइकन तो है ही, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अदाकारी दिखाई है तो यकीनी तौर पे वो हवाबाजों के लिए, एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए, एयरफोर्स में जाने के ख्वाहिशमंदों के लिए एक नई मिसाल उन्होंने कायम की है। और हमें याद है कि बचपन में जब उनकी मूवी आई थी 1986 में, टॉप गन का पार्ट 1 आया था, वो भी उसने कई रिकॉर्ड बनाए थे। लेकिन अब जबकि फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट आ चुकी है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, बहुत ज़्यादा आईटी ने, बहुत ज़्यादा फ़िल्म इंडस्ट्री ने, हॉलीवुड की, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। आज भी वो उतने ही पसंद किए जाते हैं, ये उन्होंने साबित कर दिया है। और हवाबाजी के अंदर उन्होंने अपने आप को एक स्टाइल आइकन के तौर पे मनवाया है। फिर उनकी जो सीरीज़ है मिशन इम्पॉसिबल की, MI की, वो पूरी सीरीज़ के अंदर एक से बढ़कर एक किरदार अदा किया। और अपने चाहने वालों की तादाद में वो हर मूवी के बाद कई गुना इजाफा कर देते हैं। तो यकीनी तौर पे ये एजाज़ जो उन्हें दिया गया फ्रांस क्लब डी फ्रांस की तरफ से, यकीनी तौर पे वो इसके हकदार थे। आगे बढ़ते आपको बताएं नाज़रीन के पैन अमेरिकन हाईवे दुनिया की सबसे तवील चाराह है और ये एक अहम सड़कों के जाल का हिस्सा है जिसको ये नाम दिया गया। और अमेरिका के शुमाली हिस्से से बुनियादी तौर पर लेकर जनूबी अमेरिका के दूर दराज इलाकों तक ये हाईवे फैली हुई है। और इस हाईवे का जो आगाज़ है अमेरिका की रियासत अलास्का के परडोबी से होता है और ये 30,000 किलोमीटर बड़ा लंबा ये ट्रैक है जिस तक फैला हुआ है। और जनूबी अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ ममालिक से ये ट्रैक गुजरता है। इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट देखिए। ना कोई कट, ना यू टर्न,
14 मुल्कों से गुजरने वाली दुनिया की सबसे तवील सड़क पैन अमेरिकन हाईवे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे तवील सड़क का एजाज रखती है। इस हाईवे का आगाज अमेरिका की रियासत अलास्का के पर्ड्यूबी से होता है और ये 30,000 किलोमीटर तक फैलकर जनूबी अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिक से गुजरती है, जिनमें अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली और अर्जेंटीना शामिल हैं। ये हाईवे मुख्तलिफ अक़लीमी जोन से गुजरती है, जिसमें घने जंगलात, बुलंद पहाड़, खुश्क रेगिस्तान और खूबसूरत साहली रास्ते शामिल हैं। इसकी मुनफरिद खुसूसियत ये है कि ये दुनिया के मुख्तलिफ मौसमी हालात और माहौलियाती इक़साम से गुजरती है, जिससे इस पर सफर करना एक खास तजर्बा बन जाता है। कभी ये शाहराह तामीर शुदा और बेहतर होती है और कभी ये रास्ता मुश्किल और बेराह होता है, खास तौर पर कुछ इलाकों में जहाँ मौसमी हालात गैर मुतवक्के तौर पर तब्दील हो सकते हैं। सफर का दौरानिया मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर होता है, जैसे गाड़ी की रफ्तार, रास्ते की हालत और मौसमी हालात। उमूमी तौर पर अगर कोई शख्स पूरी हाईवे का सफर करता है तो उसे तकरीबन 60 दिन लग सकते हैं। तो 60 दिन चाहिए होंगे इस पूरी हाईवे पर सफ़र करने के लिए और इसके नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। हम यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और हेडलाइंस का वक्त है। हेडलाइंस के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, सुबह खैर। और बात हो जाए अगर आर्ट, डिज़ाइन और आर्किटेक्चर की, तो जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए खुशखबरी है जनाब, और वो ये है कि लाहौर में ADA अवार्ड्स का इनेकाद होने जा रहा है, जो कि बहुत ही खुशाइंद है। और अगर आप भी आर्ट में दिलचस्पी रखते हैं और इसकी महारत रखते हैं और आपकी नज़र दिलकश चीज़ों को महफूज कर लेती है, तो आप भी एक आर्टिस्ट हैं। और मैं ज़ाती तौर पर अगर बताऊँ तो आर्टिस्ट बाय बर्थ होता है, इनबॉर्न। उसके अंदर जो सलाहियतें होती हैं उसको निखारा तो जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में जितनी मर्जी आप कोशिश कर दें, आर्टिस्ट को बनाया नहीं जा सकता। तो बहुत ही खुशाइंद है, लाहौर के अंदर ये ज़बरदस्त इवेंट आज होने जा रहा है। जो फाइनलिस्ट हैं, जो जीतने वाले हैं, उनका भी आज ही ऐलान होगा। हम ये सस्पेंस बरकरार रखेंगे, लेकिन वो शख्सियात जो कि फाउंडर हैं, इस शोबे को तक़वीत देने में कार फरमा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मारिया असलम साहिबा, जो कि आर्किटेक्चर एंड आर्ट अवार्ड्स की रूह रवां भी हैं और हमारे साथ आज मौजूद भी हैं। आपको वेलकम कहेंगे। और उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं शहनाज इस्माइल साहबा, जो कि फाउंडर फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन है IVS। आप दोनों को वेलकम कहेंगे। इससे पहले कि शहनाज साहबा, जो कि आप मेंटोर भी हैं मारिया साहबा की, आपकी तरफ मैं बाद में आऊँगा। ज़रा मारिया साहबा, हमारे नाज़रीन को बताइए, जो इनका इस फील्ड से ताल्लुक़ है वो तो जानते हैं ADA अवार्ड्स क्या है, कब से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे आम ऑडियंस के लिए बताइएगा। एक तो इसका तारुफ करवाइए, कब से ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, मकसद क्या है इसका? 2008 में हमने एक मैगज़ीन स्टार्ट किया था ADA के नाम से। ठीक। और 2018 में जब माइलस्टोन ऑफ अ डेकेड आया, तो हमने अपने आप से फिर से सवाल किया कि हम और क्या कर सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हेन वी रियलाइज के वी डू नॉट हाईलाइट, सेलिब्रेट एंड स्पॉटलाइट द क्रिएटिव माइंड्स दैट एक्चुअली इम्पैक्ट आवर सोसाइटी, चाहे वो आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो या डिज़ाइन हो। बिल्कुल ठीक। सो वहाँ से अवार्ड्स शुरू हुए और एक हमारी फैमिली है अवार्ड्स की, चेयर्स की, जूरर्स की, जो बनती चली गई। बिल्कुल। टुडे वी आर सिटिंग इन द 4th साइकिल और आज हमारी गाला नाइट है। ठीक। शालीमार गार्डन्स में है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत मेरे ख्याल से मुनासिब हिस्टोरिकल जगह है जहाँ पे ये अवार्ड्स होने चाहिए। आर्ट एंड कल्चर का शाहकार भी तो है, जिस जगह का इंतखाब आपने किया है। बिल्कुल। तो खूबसूरत जगह का इंतखाब बिल्कुल, तो उसकी एक हिस्ट्री है, एक रेलेवेंस है, और आज हम वहाँ पे होंगे और हम इन्हीं हस्तियों को, पर्सनालिटीज़ को, जिन्होंने सबमिशंस भेजी हैं फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ ऑफ द कंट्री, आई तो बॉस्टन से भी हैं, लंदन से भी हैं, दुबई से भी, लेकिन जो एंट्रीज कसूर से आई हैं, हुंजा से आई हैं, मुल्तान से आई हैं, सखर से आई हैं, हैदराबाद से आई हैं, उनकी जो खुशी है वो इट्स यानी कि पोटेंशियल की कमी नहीं है पाकिस्तान। एब्सोल्यूट, यही मैं कहना चाहती हूँ। तो आज इन सब का दिन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, एंड द विनर्स विल बी। और आपका भी दिन है कि आपकी काविशें रंग ला रही हैं और पाकिस्तान साल भर का काम होता है, पूरा प्रोसेस है साल भर का। शहनाज साहब, आप किस तरह से देखती हैं, क्या कुछ हो चुका और अभी क्या कुछ होना बाकी है? होना तो बहुत कुछ बाकी है, और क्योंकि हमेशा आपको पता है ना कि हम हर मिनट सीख रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और कर रहे होते हैं, और ये इतना ज़बरदस्त मौका है सीखने का और करने का, क्योंकि एक तो इतने सारे जो इंटरनेशनल जूरर्स आए हैं, कल उनकी प्रेजेंटेशंस थी और बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशंस एट द बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में, और
बाकी उनसे इनफॉर्मल गुफ्तगू में भी इतना कुछ सीखने को मिलता है, कहाँ से आए हैं, क्या है, किस किस्म का माहौल है, कल्चर क्या है, आर्ट और डिज़ाइन का और आर्किटेक्चर का उनके लिए क्या स्टैंडर्ड है और वो क्या चाहते हैं, और ऑल्सो कि उनके एनवायरनमेंट से क्या इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों पे। अच्छा, एडीए के तवस्सुस से बेहतरी तो यकीनी तौर पे हर साल में बहुत ज़्यादा आ रही होगी, लेकिन अभी हम किस मुकाम पे खड़े हैं? क्या इंटरनेशनली हम मुकाबला करने के उस दौड़ में शामिल होने के काबिल हो चुके हैं, आपको लगता है? मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, बहुत हुनर है, और सिर्फ ये है कि उनको मौका दिया जाए कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मुकाबला कर सकें। तो उन्हें पॉलिश करने की, निखारने की ज़रूरत है। पॉलिश करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अच्छा। बहुत दे आर वेरी स्किल्ड एंड दे आर वेरी टैलेंटेड एंड दे आर वेरी गुड एट, सम ऑफ देम आर वेरी गुड एट व्हाट दे डू, सो दे आर रेडी फॉर एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। जी मारिया साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक हमारे उसमें ही इतने लोग हैं, आसपास इतने लोग हैं जिनका टैलेंट है, जो कि बहुत बड़ा नाम है, जो कि रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, मगर हमारे मुल्क में नहीं रिकॉग्नाइज किए जाते। और एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आप अवार्ड्स की सेरेमनी मुनक्किद कर रही हैं, इससे पता लगता है कि आपकी ये काम को सराहा जा रहा है। जी, रिकग्निशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई अच्छा काम करता है और उसको सराहा जाए तो आई थिंक वो आपको और मोटिवेट करता है और दूसरों को इंस्पायर करता है। तो हम क्यों ना करें? एक हेल्दी माहौल क्रिएट होता है, क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएट होती है कि अगर इसने ये काम किया है तो इसमें इन कामों में ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो आई थिंक हमारे मिड्स में ऐसे हीरोज़ हैं विच आउटशाइन इंटरनेशनली, लेकिन हम उन्हें मौका नहीं देते अपने मुल्क में सराहने का। बिल्कुल सही। एंड दैट इज वेयर एडीए कम्स इन। इंटरनेशनली दे आर ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड। और मारिया ने बहुत अच्छी बात की अभी क्रिटिकल थिंकिंग की, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ नहीं, हमारी एजुकेशनल सिस्टम में नहीं सराही जाती ना वैसे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर पहलू से, हर चीज़ को हर फ़र्क पहलू से देखें, ठीक, और उसका जायज़ा लें और उसके बारे में बात करें। हम बात भी नहीं करते हैं, तो इसलिए। अच्छा शना साहब, आप ज्यूरी का भी हिस्सा रही, तो किस तरह से कोलैबोरेशन होती है, किस तरह से सिलेक्शन होती है, किस तरह से आप लेके चलते हैं सारे जो इसके मेंबर्स हैं? हमारे यहाँ डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उसके डिफरेंट सेट्स ऑफ जूरर्स हैं। ठीक, जैसे डिज़ाइन डिसिप्लिन का अलग है, आर्किटेक्चर का अलग है, फाइन आर्ट्स का अलग है, अलग जूरी, क्योंकि माशाल्लाह सबमिशंस काफ़ी थी इस साल। और उसके बाद काफ़ी डिस्कशंस होती हैं उसके बारे में, उसकी हर चीज़ देखी जाती है। और कितनी कैटेगरीज हैं टोटल इसमें? 23 ओवर आर्चिंग कैटेगरीज थी। जूरी जिसने ज्वाइन किया हमें बाहर से, वी हैड सम 15 मेंबर जूरी, ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल। और हमें जो शामिल किया है अभी आज की रात के लिए, आई थिंक 7 of them are here with us, and of course पाकिस्तान से जो जूरी मेंबर्स हैं वो भी हमारे साथ। और जो बड़े नाम आपके साथ शामिल हैं विद इन पाकिस्तान भी, इंटरनेशनली भी, ज़रा उनका भी तज़किरा कर दीजिए ताकि लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि किस बड़े लेवल पे ये काम हो रहा है। एब्सोल्युटली। तो एक्चुअली हर डिसिप्लिन का चेयर है। द चेयर वाज हेडेड बाय यास्मीन चीमा इन आर्किटेक्चर, तज़ीन हुसैन इन डिज़ाइन, एंड देन इमरान कुरैशी हमारा रिनाउंड आर्टिस्ट इन आर्ट। जूरीज में हमारे साथ ऑफ कोर्स शहनाज इस्माइल हैं, शहजाद नवाज हैं, हमारे साथ हमाद नसर हैं, डालियाना जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है सिंगापुर से, सैफुद्दीन अहमद हैं फ्रॉम मलेशिया, जॉर्ज आरविद हैं, ही इज जॉइंड अस फ्रॉम बेरूत, विनीशिया हैं, शी इज जॉइंड अस फ्रॉम यूके, एंड याया जान फ्रॉम यूएई। अरे ये ज़बरदस्त, ये सारे नाम हैं जो कि पहचान है पाकिस्तान में भी और आर्ट एंड कल्चर की भी दुनिया भर में। डिफरेंस क्या महसूस किया आपने पाकिस्तान में जो काम हो रहा है और जो इंटरनेशनली हो रहा है? क्या मयार वही है या कुछ बेहतर भी आपने देखा पाकिस्तान में? देखें, बहुत जिद्दत है हर जगह, और कोशिश होती है यही कि इन ये वाली जगहों में, चीज़ों में, कि फ़र्क से इनफरादियत जो है वो कायम रहे। बिल्कुल सही। और आगे से आगे बढ़ते रहें, और हम सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं, हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। कल रात को सिर्फ बात करते हुए आपस में इतना कुछ सीखने को मिला कि आज सुबह मारी और मैं यही बात कर रहे थे कि इतना कुछ सीखने को मिला। तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, स्टैंडर्ड उनका भी बहुत अच्छा है, मगर जैसे मैंने कहा कि उनका एनवायरनमेंट
फ़र्क होता है, हमारा एनवायरनमेंट फ़र्क होता है। एनवायरनमेंट को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत सपोर्ट है यहाँ। सिस्टम नहीं है, सपोर्ट सिस्टम, और हमने ये एक सब कुछ आप precedent- इंडिविजुअली कर रही हैं अभी बिल्कुल, तक तो आप, बिल्कुल, इसमें गवर्नमेंट की तो कोई सपोर्ट नहीं कोई आएगा। सपोर्ट नहीं है। एक तो ये कितना प्रेसिडेंट जरूरी है कि हमने गवर्नमेंट भी आपके कंधों से साथ कंधा मिलाए, ये भी जरूरी नहीं तो है ना हमारे असर में। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट कायम किया है, कोई रास्ता नहीं था, कोई एग्जाम्पल नहीं था, हमने एग्जाम्पल सेट किए हैं, हमने परसूट ऑफ एक्सीलेंस को डिफाइन किया है। इसीलिए हम इंटरनेशनल जूरीज को लेकर आते हैं ताकि वी कैन कट ऑफ ऑल द बायसेस, और जो इंटरकनेक्टिविटी और इंटरडिसिप्लिनैरिटी आती है थ्रू डिफरेंट कल्चर्स, जी। वो इनरिच हो रही है। तो वी आर सेटिंग अ पाथवे फॉर द अदर्स टू जॉइन इन द ADA अच्छा, एक तो फैमिली। है ग्रुप ऑफ कंपनीज, कोई इदारा आपके साथ मुंसलिक हो सकता है, या इंडिविजुअल भी जो हमारी यूथ है, अगर वो इरादा रखती है, उनके अंदर टैलेंट की कमी तो नहीं है, जो आप भी इसी मकसद के लिए काम कर रही हैं, क्या वो भी आपसे रब्ता कर सकते बिल्कुल, हैं, आपके इदारे का absolutely। हिस्सा बन सकते हैं? जो भी आपके जहन में है, उसका चाहे तरीका आप- क्या होगा वो भी बताइएगा। आपके जहन में जो भी है, चाहे आप रिसर्च करना चाहते हैं आर्काइवल पे काम करना चाहते हैं, या आप आर्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइन को समझना ही चाह रहे हो, हमारे पास ऐसे मेंटोर्स, ऐसे माइंड हैं, हम आपको कनेक्ट करेंगे। आपकी जो भी जिद्दत है, काविश है, हम उसके लिए रास्ते बनाएंगे। शी इज़ लिंक्ड टू मैनी इंस्टीट्यूट्स, आई एम लिंक्ड टू मैनी इंस्टीट्यूट्स, लोकली, इंटरनेशनली। तो हमारे पास वो नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम एक ADA फैमिली बन गए हैं। बिल्कुल ठीक। एंड दैट इज़ वाई आई डोंट कॉल इट एन ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेट, क्योंकि हम वो नहीं हैं। एंड हम आप सबको साथ लेके चलेंगे, हम पाकिस्तान को साथ लेके ठीक चलेंगे। है, और साथ लेके चलना चाहते हैं, बिल्कुल सही। बिकॉज मकसद तो यही है ना, आर्ट एंड कल्चर को फरोग दिया जाए। आगे बढ़ने की का मकसद है, तो फिर तो सबको साथ अच्छा कार क्या है, क्या मुख्तलिफ शहरों में आपके वहाँ पे फोरम्स हैं, ऑनलाइन किस तरह से राब्ते किए जाते हैं, किन किन शहरों में अभी तक आप फिजिकली मौजूद हैं? सो चूँकि ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत आसान है टू रीच आउट टू एनीबडी। बिल्कुल। So we have had seminars, webinars, conferences in different cities. ठीक। अभी थोड़े दिन पहले मैं मुल्तान गई थी, वो फ़ौरन से तैयार थे, मैडम आए, सेमिनार करें, कॉन्फ्रेंस करें, आपको जो चाहिए हम आपके साथ हैं, हम सारे स्कूल्स को आपके लिए ले आएंगे, हम सारे बच्चों को ले आएंगे। सो पाकिस्तान इज़ वेरी ओपन, वेरी हॉस्पिटेबल, वेरी जनरस। जहाँ जाते हैं लोग दरवाजे खोलते हैं, और मैं किसी टॉप इदारे या गवर्नमेंट की तरफ से उम्मीद रखती हूँ, लेकिन मायूस नहीं होती अगर वो दरवाजे बंद करते हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान से कभी मायूस नहीं होती, क्योंकि जहाँ जाती हूँ वो हमेशा दरवाजे खोलते हैं, वेरी वेलकमिंग, एंड दे आर इंस्पायर्ड बाय व्हाट वी आर डूइंग एंड दे टीच अस एज वेल व्हाट कैन मोर बी डन। जबरदस्त। और to add, Maria, Sure. here that the international jurors had the same response towards Pakistan. और जबरदस्त। वो भी बहुत कह रहे थे कि बहुत हॉस्पिटेबल हैं और बहुत जेनरस लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, कोई फॉरम अगर आप स्पेसिफिक बता सके हमारी यूथ को, अगर उन्हें आपसे रब्ता करना है तो वो कहाँ पे कर सकते हैं? कॉल अस एट ADA, आर कॉन्टैक्ट्स आर ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे वी आर वेरी ओपन। इस वक्त तो बिल्कुल ही वाइब्रेंट है, लाइव हुआ हुआ है, वायरल हुआ आपकी हुआ है। वेबसाइट भी ADA के नाम से? ADA के नाम से, आर्किटेक्चर डिज़ाइन आर्ट, आप गूगल पे डालेंगे, कहीं पे भी डालेंगे, यू विल फाइंड अस। यूथ के लिए कोई मशवरा क्या कहेंगी, क्या करने की ज़रूरत है, जो आप देख रहे हैं कि इस चीज़ की कमी है, इस डिपार्टमेंट में काम होना चाहिए? शहनाज साहब। यूथ के लिए सिर्फ कमिटमेंट की कमी है। हाँ, commitment जल्दबाज में हैं, का- ओवरनाइट चाहते हैं कि बहुत कुछ करना है। ना नहीं, मगर हर मेहनत तो खैर वो तो सबको करनी पड़ती है, मगर एक कमिटमेंट होती है, एक पैशन होता है ठीक। जो बहुत ज़रूरी है, और फोकस, क्लैरिटी उसी से सबसे आती है। तो कमिटमेंट जो है वो मेरे कमिटमेंट ख्याल बहुत में ज़रूरी है, होनी जो इरादा चाहिए। करें उस पर डट जाएं। डट और वो जाएं। कायदे आज़म का कॉल है ना कि कोई भी चीज़ करने से पहले 100 बार सोचो, और जब फैसला कर लो तो फिर उस पर डट जाओ। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शहनाज साहब, आप मारिया साहब हमारे साथ मौजूद थी। बहुत बेस्ट ऑफ शुक्रिया। लक, आपकी काविशों को सलाम। हम नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक अहम इशू है बच्चों में खून की कमी का, विटामिन की मुख्तलिफ डेफिशेंसीज़ हैं, क्या वजूहात हैं, सदेबाब कैसे मुमकिन है, एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। बहुत ही अहम मामला है, ख़ासतौर पे माओ को बहुत गौर से सुनने की ज़रूरत है, और वो मसला है बच्चों में खून की कमी का। पंजाबी की बात कर लें तो 52% बच्चे नाज़रीन खून की कमी का शिकार हैं, जिसमें से 49% विटामिन ए की कमी, 70% से ज़ायद जो है विटामिन डी की कमी का शिकार हैं, जो कि हमें सनलाइट से मिलती है। इसी तरह से 41% ख़वातीन एनीमिया, 80.5% विटामिन डी की कमी में मुब्तला हैं, और माहिरीन सेहत के मुताबिक ग़िज़ाई किल्लत से निमटने के लिए लाजमी
फूड फोर्टिफिकेशन ही वाहिद मौसर और पायदार हल है जो कि सेहतमंद और मजबूत माशरे की तश्कील में मददगार साबित हो सकता है। तो वो कौन सी ग़िज़ाएँ जनाब जिससे आप इन कमियों को पूरा कर सकते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं मारिया खान साहिबा, माहिर ग़िज़ाइयत हैं। मारिया साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। इससे पहले कि हम हल की तरफ आएँ, पहले तो ये बताइए कि ये इतनी शिद्दत के साथ हमारे बच्चों में, हमारी माओं में ये डेफिशिएंसीज़, ये कमियाँ क्यों हो रही हैं? थैंक यू सो मच। एक न्यूज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग मी ओवर। अच्छा, सीन ये है कि ये जो कमी क्यों आ रही है, सबसे पहले आ जाता है ना, आपने अपनी अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, पर्टिकुलरली खवातीन ने, क्योंकि एक जो फीमेल बॉडी है, एक औरत जो है वो सिर्फ उससे ना फिर एक और बच्चों की पैदाइश भी होती है, वो माँ बनती है, पूरे खानदान में चलना है। जैसी आप पूरा पिलर है वो उसके ऊपर पूरा खानदान चलता है, बच्चों की सेहत, फिर उसने तो परवरिश सारी उस औरत के पास है। तो औरत की सेहत सबसे ज्यादा अहम है। पहले हम इसको एड्रेस कर लेते हैं। सो पहले तो ये सारी, हम अगर अपनी खवातीन पॉपुलेशन की बात करें तो ये बेसिक जो एलिमेंट्स हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मैं 15 साल से ये काम कर रही हूँ, और अगर मैं फीमेल पॉपुलेशन को देखूं तो मीट का जो इंटेक है, गोश्त जो है वो नहीं खाते, दूध नहीं पीते। अच्छा, इसमें भी दो क्लासेस हैं मारिया साहबा, एक वो जिन्हें दस्तयाब ही नहीं है, जो चाहती तो शायद होंगी लेकिन वसाइल ना होने की वजह से इस कमी का शिकार है, और दूसरी वो बच्चियां हैं जो कि नाज नखरों में पली हुई हैं, किसी को गोश्त नहीं पसंद, किसी को सब्जियां नहीं पसंद, किसी को फल नहीं पसंद। तो ज़रा इनको भी बताइए, इसके ऊपर भी रोशनी डालिए कि कितना ज़रूरी है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो वो पॉपुलेशन है जिसको दस्तयाब ही नहीं है ना, दस्तयाब, और फिर जब वो खा रहे हैं तो हम, आपने जो इस रिपोर्ट की बात की उसमें कह रहे हैं कि जी आटा है, तेल है और चावल है, उसको फोर्टिफाई कर दें आप। गुड सोल्यूशन है, मगर इसके साथ साथ अगर हम देखें कि जो सब्जियां हैं, हम अगर सब्जियां अभी, जैसे आजकल गाजर में देखो, गाजर बड़ी मुनासिब कीमत में दस्तयाब है। हर कोई इंसान अगर हमारी जो अल्लाह की बनाई हुई सब्जियां हैं उनको ऐड कर दे। अब ये आम और खास सब पे लागू होता है। ये कॉस्ट पैसों में भी ये आपके लिए इफेक्टिव पड़ेगा। तो सिर्फ आटा और तेल और उससे सारा कुछ नहीं होगा कि उसको आप फोर्टिफाई कर दें। यस, फर्क पड़ेगा, मगर वो फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस भी आपने ये किया कि आपने किसी और पे डाल दिया कि अब ये सरकार करे। मेरी सेहत ठीक है, सरकार करे, आपने उससे डिमांड कर ली, मगर वो जब तक करेंगे और होगा नहीं होगा, उससे पहले हर एक इंसान की सेहत उसके हाथ में। और दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखकर अपने आप को बिल्ड कर लें, या तो फिर आप बीमारियों का आपको और बीमारियों के ऊपर जो खुदा ना खास्ता खर्चा है या तकलीफ है वो इससे कई गुना ज्यादा है। तो जरा ऑप्शंस बता दीजिए, थोड़ा सा मजीद इसको आसान कर दीजिए। कौन कौन सी ग़िज़ाएं जो एक्सेस में भी हों उन्हें हम शामिल करके फिर इससे छुटकारा पा सकते हैं, डेफिशिएंसी से हमारा जान छूट सकती है। और जिस तरह से विटामिन बी की बात करें, विटामिन डी की बात करें, ये तो हमें नेचुरली भी मिल सकती हैं धूप से या मुख्तलिफ चीज़ें का इस्तेमाल करके। सब्जियों से, ग्रीन वेजिटेबल्स से, एब्सोल्युटली, सब्जियों से, ग्रीन वेजिटेबल्स से, अंडों से। अब मैं बिल्कुल वो मुनासिब जो है कीमत वाली बात करूंगी, क्योंकि पाकिस्तान का मेजॉरिटी वाला जो तबका है वो नहीं अफोर्ड कर सकता। सो अगर हम उसमें नहीं अफोर्ड करने की बात में भी रहकर अगर बात करें, तो आप सबसे पहले, हमारा जो है ना बात ये है कि तेल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। आप जो भी घर में दाल बनाएं, और दाल, इतनी दालें, सारी जो दालें हैं अल्लाह की बनाई हुई दालें। अभी फरवरी 10 को वर्ल्ड पल्सेस डे था। यूएन ने, ये जो हंगर का जो इशू है पूरी दुनिया में है, और 2 बिलियन से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो तो उसको तो खाना ही मैसर नहीं है। तो जो दालें हैं, दालों के अंदर सारे विटामिन्स मौजूद हैं। एक तो ये नेचुरली हमारी जमीन से हम इसको उगाते हैं, ठीक है, नेचुरल प्रोटीन सोर्स है। आप जितनी ज्यादा दालें अपनी डाइट में ऐड कर लें, उससे ये होगा कि आपको नेचुरली चीप ऑल्टरनेटिव है गोश्त का, आप वो ऐड करेंगे। उसके साथ साथ आपको मजीद मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे उन्हीं दालों से। अच्छा, अगर मैं एक सरकारी लेवल पे करूं और हुकूमती लेवल पे, पल्सेस की, लेग्यूम्स की कल्टीवेशन जो है वो 10 टाइम्स चीपर है, और वो ज्यादा, वो लेस पानी लेती है, और उसकी कल्टीवेशन भी, तो उसको की प्रोडक्शन भी बड़ी आसान है। अच्छा, अब तो वैसे हमारे साहब जो हालात पाकिस्तान में, दालें भी बहुत महंगी हो चुकी हैं, तो कोई ऑल्टरनेटिव दालों का भी है? मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस हमारे नाज़रीन को मिल जाएं। सब्जियां।
तो इंसान की कौन बनाई कौन हुई सी चीजों सब्जियां? से अगर आप दालें हैं, गोश्त को हम, सब्जियां, सारी सब्जियां, जितनी भी ग्रीन सब्जियां सबसे ज्यादा, वो आपको विटामिन के, ए सब मिलेगा। कैरेट्स, विटामिन ए की किल्लत की अगर हम बात करें, कैरेट से वो कंप्लीट होएगा। बीट रूट आया हुआ है, जो जी चुकंदर है, जिंजर है, ये सारी चीजें, पीज हैं, जो जो नहीं होता ग्रीन पीज हैं, वो आप ऐड करेंगे। ये सारा कुछ आपके जो सारे मिनरल्स हैं और विटामिन की डिफिशियंसी है उसको पूरा करेगा। सो एक वो तबका है जो ये विटामिन पूरे करने के लिए गोला खाता है, जो आपने जिसको नाजो नखरों वाला तबका जी कहा, जी। तो वो अच्छा, थोड़ा सा आपको ये अगर इस पे विटामिन रोशनी खाने डालें की मारिया जरूरत साहबा, नहीं है। अगर क्या आप चीज खाने से किस कमी को पूरा किया जा सकता है? कौन से विटामिन की कमी किस सब्जी से, किस फल से पूरी होगी? अच्छा, अगर हम इसको आसान कर लें, जी ठीक जी। है, जितनी अल्लाह ने इस जिस्म को बनाया, हमें खालिक ने क्रिएट किया, और हमारे लिए इस गाड़ी, जैसे गाड़ी है, इंसान ने गाड़ी बनाई, और इंसान को गाड़ी के अंदर एक ऑयल की जरूरत होती है उसकी। जब आप सर्विस कराने जाते हैं, इंजन ऑयल अलहदा होता है, इंजन ऑयल को आप पेट्रोल की जी जगह हाँ। पे नहीं डालते, और पेट्रोल को आप इंजन ऑयल की जगह पे नहीं डालते। सिमिलरली अल्लाह ने जब इस जिस्म को बनाया तो उसने इसका रॉ मटेरियल भी बनाया। अब जितनी सारी सब्जियां हैं, आपको जितनी भी मिनरल डिफिशियंसी होती है, उसके लिए सारी सब्जियां और मौसमी सब्जियां, हम तो पाकिस्तान एक बहुत ही ज्यादा हर जी हाँ। लिहाज से हर ब्लेस्ड नेमत है हमारे पास है, कि हर हर मौसम में मौसम में मुख्तलिफ जो जो वैरायटीज फ्रूट हैं। और वेजिटेबल आता है, हाँ, मुख्तलिफ वैरायटी है। आप अगर जी सर्दियों में कहें कि मुझे आम ही खाना है क्योंकि आम में फलां है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, अकल से बिल्कुल बाला जी। बिल्कुल बईद हो जाएगी कि आप इस तरह की डिमांड्स करें। मगर जो सर्दियों में जो जो हमारी सब्जियां हैं, जिसमें टींडे हैं, फलियां हैं, भिंडी है, जो जो आया हुआ है, जी बैंगन आया हुआ है, उसको आप इस्तेमाल करें। उसमें जो मिनरल्स हैं वो मौसम के मुताबिकत से ऊपर वाले ने हमें जो इस सीजन में चाहिए, सीजनल विटामिन हमें उससे मैसर होता है। सो जो हमारा, हम पाकिस्तान में खसूसी तौर पर, हम तो इतने अल्लाह का करम है हमारे ऊपर कि वो जो भी हमारा जो भी फ्रूट है अभी जो मौजूद है, जिसमें ऑरेंज है, माल्टा है, जिसमें एप्पल, माल्टा, कौन कौन सा केले हैं, ये जी। सब इस्तेमाल करें आप, अच्छा जिनकी कीमत इतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है मारिया साहबा और कि ये वो आपके बहुत सी मल्टी माएँ विटामिन है। खुद तो मतलब अपने बच्चों के ऊपर तो तवज्जो देती हैं और उनके पीछे पीछे भी भागती हैं, लेकिन अपनी तवज्जो उनको याद नहीं रहती। अपने ऊपर क्या किस चीज़ का ख्याल रखना है, बैलेंस डाइट कितनी ज़रूरी है उनकी अपने लिए भी, तो उन माओं को भी कोई पैगाम दीजिए। माँ है ना, माँ बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जो बच्चा है ना, जब आप इंसेप्शन करते हैं, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, वो एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक सा सेल होता है। वो उस सेल से वो जो इतना बड़ा बनता है ना, वो कोई हवा में नहीं बनता है। सारी माओ से मैं यही कहूंगी, वो आपसे, आपके जिस्म से, औरत के जिस्म से सारे न्यूट्रिएंट्स, सारी अच्छी चीजें, वो जो है ना, उसको एब्जॉर्ब करता है, एग्जैक्टली। सक करता है, और उससे उस बच्चे की हड्डियां बनती हैं। वो आपको बिल्कुल लीच रहा है। कुरान की आयत है, जब अल्लाह कहता है ये तुम्हारी माँ है और इसको तुम एहतराम करो, तो कुरान की आयत का तर्जुमा है कि तुमने इसको लीचा। लीच होता है ना जो खून चूसता है, तुमने इसको लीचा, तुम इससे लीच के बने हो, तो इसकी एहतराम करो। तो वो औरत से तो जब उसने एक बच्चे की पैदाइश की, वो तो कितना कुछ उसका डिफिशियंसी हो गई, फिर दूसरा, चौथा, पांचवा, और अब तो वो बिल्कुल अंदर से खत्म है। तो अगर आप अपने आप को केमिकल वाली फोर्टिफिकेशन से पहले ये अल्लाह के बनाए हुए जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं, उससे आप फोर्टिफाई करेंगे, तो एक तो वो आपको तकवियत देगा, आपकी एजिंग को रिवर्स करेगा, आपकी जॉइंट्स को मजबूत करेगा, आपके जिस्म में जो चर्बी है उसको कम करेगा, और आपको खुशो खुरम एक जिंदगी बिल्ड करेगा। तो जितना नेचुरल बिल्कुल सोल्यूशन की ठीक। तरफ आप जाएंगे। अच्छा, फूड सप्लीमेंट्स क्या ये नेमल बदल हो सकते हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं? क्या फूड सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहिए? सीरियल्स जो हैं ये जगह ले सकते हैं नेचुरल फूड की, या अल्टीमेटली हमें उसी को ही तरजीह देनी चाहिए? सप्लीमेंट का मतलब है सप्लीमेंट करना। सप्लीमेंट स्कूल में भी हम जब पढ़ते होते हैं ना, मेन जो मैंडेटरी सब्जेक्ट होते हैं और एक सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट होता है कि वो उसको बाद में आपने ऐड करना है। सप्लीमेंट जी। पहले न्यूट्रिशन को सही करना है। आप बेसिक चीजें खा नहीं रहे हैं, अगर आपका खाना पीना उल्टा सीधा है, गलत है, इंसान का बनाया हुआ जंक है, आप वो खाते हैं और आप फिर एक गोली खा ठीक। लेते हैं कि यार ये सब कुछ ठीक करेगा, कुछ भी नहीं करेगा वो। सो सप्लीमेंट, हाँ, अगर ठीक आपकी है, बहुत ज्यादा बहुत किल्लत है, शुक्रिया फॉर मारिया साहब। एग्जांपल हमारे पास B3। वक्त की कमी है, हम चाहते थे ज़्यादा इस पर गुफ्तगू हो, लेकिन हम लेंगे यार एक ब्रेक, हमारे साथ रहेगा।
नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी मुलाकात अभी हम करवाएंगे शबाना शाह से, जो कि ज़माना तालिब इल्मी से ही इंसानी हुकूक़ की फ़ाल कारकुन है और जो उनकी तंजीम है दाहू वल, उनका तंजीम का नाम है और इस तंजीम का जो उर्दू का मतलब है दवाहलुर, ये पश्तो का वर्ड है और इसका मतलब है हवा की बेटी। तो ख्वाजा सराओं और ख़वातीन को न सिर्फ कानूनी मदद फराहम करती है इनकी तंजीम, बल्कि नफसियाती तौर पर इनके मसाइल से निमटने के लिए भी मुस्तकिल बुनियादों पर उन्हें मदद दी जाती है, जिसकी हमारे माशरे में अशद ज़रूरत थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहा है। शबाना शाह इसकी रूह रवां है और इसके लिए काविशें उनकी काबिल सताइश हैं। और पाकिस्तान में आपके इल्म है जिनसी और सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद से जो मुतासरा लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, इनकी बहुत बड़ी तादाद है और इन अफराद को सियासी, समाजी और माशी मदद फ़राहम की जा रही है, जो कि बहुत ही खुशाइंद इक़दाम है। ये काम तो वैसे हुकूमतों के करने के हैं, लेकिन इंडिविजुअली कुछ तंजीमें, कुछ शख्सियात ये काम कर रही हैं। उन्हें उजागर करने की, उनकी एक्नॉलेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो बात हो कम्यूनिटीज़ को ख़वातीन और ख्वाजा सराओं के हुकूक़ के बारे में आगाह करने की, ख़वानगी की वर्कशॉप्स मुनक़िद करने की, या फिर ख़वातीन के हिफ़्ज़ान सेहत की किट्स समेत रिलीफ पैकेजेस तकसीम करने की, तो शबाना ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और मोहम्मद अली 2016 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड हासिल करने वाली पहली एशियाई खातून भी बन चुकी हैं जनाब। और 2019 में उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की ख़वातीन की बैजिंग 25th यूथ टास्क फोर्स में शामिल होने के लिए उन्हें मुंतखब किया गया है। तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, पहले आपके साथ शेयर करते हैं। उस ब्रेक के न्यूज़ के बाद शबाना हमारे साथ मौजूद होंगी। ज़बरदस्त काम कर रही हैं। सबसे पहले तो आपको खराज तहसीन पेश करते हैं शबाना, इन ज़बरदस्त काविशों पर क्या स्पेसिफिक कोई वाक़या था, क्योंकि ज़रूरत तो बहुत है, चाहे वो ख्वाजा सरा हो, मर्द व ख़वातीन के हुकूक़ हों, उनके साथ होने वाला जुल्म और तशद्दुद हो, किसी ख़ास वाक़े की वजह से इस तंजीम को बनाने की ज़रूरत पेश आई, या फिर ओवरऑल माशरे के हालात देखकर? शबाना से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। शबाना की जो तंजीम है वो ख्वाजा सराओं और ख़वातीन को न सिर्फ कानूनी मदद फराहम करती है, बल्कि नफसियाती तौर पर भी उनके मसाइल से निमटने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर उन्हें मदद उनकी तरफ से फराहम की जाती है। तो शबाना हमारे साथ मौजूद हैं। शबाना, अगर आप मेरा सवाल सुन पाई हो, कोई स्पेसिफिक वाक़या पेश आया था लाइफ में जिसकी वजह से आपको ये तंजीम बनाने का ख्याल आया, या फिर ओवरऑल हालात देखते हुए? नहीं देखें जी, ओवरऑल आप कंडीशंस देखें, आज वैसे भी नेशनल वर्किंग वुमेन डे है और उसके अगर बैकग्राउंड में आप जाएं नेशनल वुमेन्स डे के हवाले से, तो वो 1983 में एक पहली मार्च जो खवातीन ने की थी हदूद ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट। तो आई थिंक कि वो तब से मूवमेंट बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू हुआ था और उसी में जो गैप्स आ रहे थे, जो लॉज के हवाले से, पॉलिसीज के लेजिस्लेशन गैप्स जो थे, उसको देखते हुए जो आपके एग्जिस्टिंग कम्युनिटी में जो सोशल कल्चरल नॉर्म्स हैं, जिसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स हैं जो खवातीन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, तो आई थिंक वो एक जनरली जो रीजंस बनी है, जो हम इर्द गिर्द देखते रहे, अपने खानदान में देखते रहे, अपने स्कूल में देखते रहे, आई थिंक वो एक वजह थी कि इस कुछ ना कुछ ऐसा शुरू करने की जरूरत है जिसमें मे बी खवातीन को एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहां वो खुद अपने बारे में बात कर सकें। अच्छा, एक तो कानूनी तौर पे मदद फराहम की जाती है, नफसियाती तौर पे भी उनके मसाइल से निमटने के लिए आप उनको हेल्प आउट करते हैं। किस तरह से काम करता है आपका इदारा, ज़रा उसके खदोखाल भी बताइएगा। जी, बेसिकली हम साइकोलॉजिकल लीगल सपोर्ट सर्विसेज फराहम करते हैं। सर्वाइवर्स जो होते हैं सेक्सुअल जेंडर बेस्ड वायलेंस के, उसमें खवातीन हैं, ख्वाजा सरा हैं, बच्चियां हैं, उनको लीगल सपोर्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, चाहे जो भी जिस भी नेचर का केस हो, कोर्ट तक जाना हो या लीगल सपोर्ट जिस किस्म की भी चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, वो हमारा इदारा फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट, बिकॉज हमें जी। लगता है कि मेंटल हेल्थ और जो वेल बीइंग है उसको इतना ज्यादा कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता। तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग का कंपोनेंट हम इंश्योर करवाते हैं कि जो सर्वाइवर्स हैं, ना सिर्फ सर्वाइवर्स बल्कि उनकी फैमिलीज को भी वो सपोर्ट मिल सके, ताकि जो मेन स्ट्रीम सोशल स्ट्रक्चर्स है जिसमें उन्होंने वापस जाना होता है एक एक इशू का सामना करने के बाद, डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करने के बाद, वो इसमें बेहतर तरीके से रीएडजस्ट कर सकें। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा पॉलिसी एडवोकेसी का है, क्योंकि हमें लगता है जब तक आपके पास जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी नहीं होंगी, जब तक जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, आप बेहतर तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते। पॉलिसी का ठीक। होना, लेजिस्लेटिव कवर का होना बहुत जरूरी होता है खवातीन के हकूक के लिए।
अच्छा, यहाँ पे तो मसाइल बेशुमार हैं। आप ट्रांसजेंडर्स के लिए भी काम करती हैं, जिनसी तशद्दुद का निशाना जिनको बनाया जाता है, फिर ज़बरदस्ती की शादियाँ एक बड़ा मसला है। तो किस तरह से ख़वातीन आपसे रब्ता करती हैं, या जो ख्वाहिशमंद हैं या जो जिनके साथ जुल्म हो रहा है वो आपसे रब्ता करना चाहें तो क्या प्लेटफॉर्म है, क्या तरीक़ाकार है? देखिए, हमारी एक वेबसाइट है www.thehawaloot.org.pk। उस जी, पे आप कॉन्टैक्ट अस का एक कंपोनेंट है जहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेजेस हैं, इंस्टाग्राम ठीक। पेजेस हैं, हमारे नंबर्स हैं जो कि वेबसाइट पे भी मौजूद है, फेसबुक पेजेस पे भी मौजूद है। किसी भी किस्म की साइकोलॉजिकल लीगल सपोर्ट की जरूरत हो तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है डायरेक्टली। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शबाना शाह हमारे साथ मौजूद थी और ज़बरदस्त काम कर रही हैं आप, इसी तरह से जारी रखिए। लेकिन दूसरी तरफ एक माफिया भी है नाज़रीन, हैंडल माफिया है या फेमिनिज़म की प्रचार करने वाला माफिया, जो कि औरत मार्च निकालते हैं, उसमें मुतनाज़ किस्म के प्लैक कार्ड्स उठाए जाते हैं, तहरीरें लिखी जाती हैं और उस कॉज को डैमेज किया जाता है। ख़वातीन को हुकूक दिलाने के नाम पे, ट्रांसजेंडर्स को हुकूक दिलाने के नाम पे उस कॉज को डैमेज किया जाता है। तो ये सिलसिला नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो काम हो रहा है इस तरह की तंजीमें, ये काबिल सताइश हैं। गवर्नमेंट को भी इसे सपोर्ट करना चाहिए। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।